नमस्कार, बजट सुपरहिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह से ही सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे थे लगातार बजट का कवरेज। बजट की हर बारीकी को हमने रखा है आपके सामने। बिल्कुल, और हम लेकर आए हैं आपके लिए इस वक्त बजट को लेकर ही खास बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन की हेडलाइंस। बजट की सारी बारीकियों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस खास शो में, और हेडलाइन है इनकम टैक्स में बड़ों पर भार और छोटों को छूट। 5 लाख की आय पर सिर्फ 5% टैक्स, 50 लाख से ऊपर आमदनी पर 10% का सरचार्ज। 3 लाख से ज्यादा कैश लेन देन पर बैन। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग में सर्विस चार्ज खत्म। डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए 2 नई स्कीमें होंगी लॉन्च। सस्ते घर वाले प्रोजेक्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, बिल्डर को मिलेगी टैक्स में छूट और ग्राहकों को ज्यादा बड़ा। सियासत में काले धन पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक। अब नकद में 2000 से ज्यादा चंदा नहीं पाएंगी पार्टियां। इंडियन ट्रंप नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल देश को तबाही की तरफ ले गए। ऊंची ऊंची बात करते हैं। लालू ने की मोदी की ट्रंप से तुलना। विपक्ष ने कहा नोटबंदी के बाद जनता को राहत देने के मोर्चे पर सरकार फेल। नोटबंदी के असर के बावजूद फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर कायम रहेगी सरकार। अगले साल के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य सिर्फ 3.2%। An excellent budget. It has tackled a lot of different things. और इसकी फायदा तो हम इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ देख सकते हैं। प्लान है इस सरकार का डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, इकोनॉमी को बढ़ाने का, उसको चालू रखा। कैपिटल गेन्स टैक्स पर खामोशी के बावजूद कॉर्पोरेट जगत ने बजट को सराहा। शेयर बाजार ने ठोकी जोरदार सलामी। सेंसेक्स 500 पॉइंट उछला। मोदी के मंत्रियों की बजट पर प्रतिक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए 6 दिग्गज मंत्रियों से बातचीत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद जो बजट पेश किया है उसको लेकर आम आदमी से लेकर कॉर्पोरेट तो ये कह सकते हैं कि जेटली साहब और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनकी ये शिकायत नहीं होगी कि वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास को टैक्स में छूट दी गई है, ज्यादा नहीं है लेकिन सबसे कम टैक्स देने वालों को राहत मिलेगी। बजट में गांवों किसानों पर फोकस है, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर है। 3 लाख से ज्यादा के कैश में लेन देन पर रोक भी लगा दी गई है। सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए उसे इंफ्रा का दर्जा भी दे दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च बढ़ाया गया है, और आपको बता दें कि इसके बावजूद सरकारी घाटा काबू में है। कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बैलेंस्ड बजट देने की कोशिश लगती है, जिसमें लगभग सभी तबके के लिए कुछ ना कुछ है। अरुण जेटली को इस बात का क्रेडिट दिया जा सकता है कि उन्होंने इसे चुनावी बजट होने से बचा लिया, और इसी वजह से बाजार में जेटली साहब के बजट को जोरदार सलामी भी मिली। वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे बजट ने देश में हर किसी की जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदे में रहा है मिडिल क्लास, जिसके लिए इनकम टैक्स में 12,500 रुपए की बचत करने का रास्ता खुल गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन पर ब्याज छूट यहां पर नहीं दी है, लेकिन आपको बता दें इन तमाम मांगों पर फिलहाल ध्यान नहीं दिया गया है बजट में। नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग। कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग। अरुण जेटली ने जब बजट पेश करने के दौरान ये शायरी पढ़ी तो देश के तमाम टैक्स पेयर्स की उम्मीदें जबा हो गईं। लेकिन जिस तरह की टैक्स छूट के ऐलान वित्त मंत्री ने किए, वो उन उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े नहीं उतरे। सबसे ज्यादा फायदा हुआ 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कमाने वालों को, जिनके लिए टैक्स की दरें 10% से घटाकर 5% कर दी गईं। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%.
लेकिन वित्त मंत्री ने चतुराई दिखाते हुए सेक्शन 87A में मिलने वाली छूट का दायरा कम कर दिया। इन बदलावों के बाद जहां 3 लाख तक की कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स बचत नहीं हुई, 5 लाख की आय वाले लोगों के लिए सालाना बचत 7,500 और इससे ज्यादा वालों के लिए 12,500 की बचत का इंतजाम हो गया। लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स को मिली राहत वित्त मंत्री ने बड़े टैक्स पेयर्स की जेब से निकाल ली। अब 50 लाख से 1 करोड़ सालाना कमाई करने वालों को 10% सरचार्ज भी देना होगा, जबकि 1 करोड़ से ऊपर की कमाई पर सरचार्ज पुरानी दर 15% के हिसाब से लगता रहेगा। लेकिन इनके अलावा वित्त मंत्री ने न तो सेक्शन 80C के प्रावधानों में कोई बदलाव किया, न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हुई, न तो होम लोन के ब्याज पर छूट बढ़ी, न ही TDS की दरें कम की गईं। कुल मिलाकर मिडिल क्लास की टैक्स टेंशन कम तो हुई, लेकिन नोटबंदी के जख्म पर मरहम लगाने में वित्त मंत्री शायद थोड़ी कंजूसी कर गए। धीरज अग्रवाल, मुंबई। इस बार बजट में जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा मिला है वो है हाउसिंग। खासतौर पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने कई बिल्डरों की कई सालों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेवलपर्स को सस्ता और आसान कर्ज मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार ने ATIB के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ATIB स्कीम में डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग में इनकम टैक्स पर छूट मिलती है और बदले हुए नियमों के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में अब बिल्डअप की जगह कार्पेट एरिया का इस्तेमाल होगा और ऐसे में 30 से 60 स्क्वायर मीटर के कार्पेट एरिया के साथ ज्यादा बड़े घर बनेंगे और इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अब 3 की जगह 5 साल का वक्त मिलेगा। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि ये हाउसिंग के लिए काफी अच्छा बजट है। इस बजट में इंफ्रा और हाउसिंग को एक कर दिया गया है, जिससे हाउसिंग को काफी फायदा होगा। It's a very good budget for housing. By making it an infrastructure, qualify as an infrastructure lending, you have huge amount of advantages. We will have a huge amount of advantage. We could access the ECB market automatically. The EPFO funds can come has to come into infra, which will now be including housing. Insurance companies are mandated to put 25% of their investments in infra. Now housing is included in infra. We can depend on funding from the insurance companies. सरकार ने 2019 तक 1 करोड़ सस्ते मकान बनाने का भी लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 20,000 करोड़ रुपए के लोन बांटेगा। इसके अलावा अब घर खरीदारों और निवेशकों को भी थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। साथ ही अब अचल संपत्ति पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स की अवधि को 3 से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब टैक्स का हिसाब करने के लिए इंडेक्सेशन के लिए बेस ईयर को भी 1981 से बदलकर 2001 कर दिया गया है और इससे यहां पर कर बचाने पर टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा। नोटबंदी के बाद कालेधन पर सरकार ने एक और प्रहार किया है। 3 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर पकड़े गए तो 100% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। वित्त मंत्री ने बजट के रोड मैप और 10 प्राथमिकताओं में से 7वें नंबर पर डिजिटल इकोनॉमी की चर्चा की और कहा कि ये गति, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए जरूरी है। बाद में जो घोषणाएं की उनमें अपवादों को छोड़कर 3 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह रोक, छोटे POS, माइक्रो ATM, फिंगरप्रिंट रीडर इत्यादि पर BCD, एक्साइज ड्यूटी और SAT में छूट, भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक को बोनस, मर्चेंट को कैशबैक, UPI, USSD, आधार पे, IMPS और डेबिट कार्ड से 2,500 करोड़ ट्रांजैक्शन का मिशन, तय सीमा से ऊपर सरकारी प्राप्तियों में सिर्फ डिजिटल पेमेंट, बैंकों को मार्च 2017 तक 10 लाख और सितंबर तक 20 लाख आधार POS लगाने का लक्ष्य। RBI में पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव शामिल है। A mission will be set up with a target of 2,500 crore digital transactions for 2017 and 18 through UPI, USD, Aadhaar Pay, IMPS debit cards. Banks have targeted to introduce additional 10 lakh new POS terminals by March 2017. They will be encouraged to introduce
20 lakh Aadhaar-based POS by September 2017. इसके अलावा आप ई-नेम योजना के विस्तार, IRCTC से बुकिंग पर सर्विस चार्ज में छूट और ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन करने के प्रयासों को भी जोड़ दें तो बजट में डिजिटल इंडिया की मुहिम पूरी हो जाती है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही शानदार बजट रहा है। जिस तरीके से वित्त मंत्री ने डिजिटल को बढ़ावा दिया है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड था, जरूरी था और अगर हम कहें तो ये एक करेक्ट डायरेक्शन में भी कदम है क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल इकोसिस्टम की तरफ चल रहे हैं और उससे हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज को रीच पहुंचनी है वो पहुंच पाएगी। दरअसल डिजिटल इकोनॉमी के रास्ते में अलग से लगने वाले चार्ज सबसे बड़ा रोड़ा है। व्यवसायी इसका बोझ उठाने को तैयार नहीं। बजट में भी इन पर कोई खास नजरिया नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट। बजट में पॉलिटिकल रिफॉर्म की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग की सिफारिशों को अमल में लाते हुए वित्त मंत्री ने बजट में प्रस्ताव दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा नकद चंदा नहीं ले सकेगा। In accordance with the suggestion made by the Election Commission, the maximum amount of cash donation that a political party can receive will be 2,000 from any one source. Political parties will be entitled to receive donations by check or in the digital mode from their donors. An amendment is being proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds. Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. These would be redeemable only in the designated account of a registered political party. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने माना कि इस बजट में रोजगार बढ़ाने और नए अवसर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता साफ दिखाई दे रही है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। और चलिए अब देखते हैं कि बजट पर विपक्ष के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। ठीक है, दिस इज अ शेमफुल थिंग। ठीक है, 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, जिनका काम छिन गया, तो हम लोगों ने उम्मीद की थी कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वो कंपनसेटरी होगा, लोगों को इसका नुकसान न हो। तो इसका भी कोई जिक्र नहीं। तो इस मामले में तो पूरे तौर पर ये कोई उम्मीद पैदा नहीं हो। ये अनऑर्गेनाइज मजदूर और व्यवसायियों का जो कारोबार बंद हुआ, अब बैंक से अभी भी पैसा लोन नहीं मिल रहा है। अब आप अपना भी पैसा निकालिएगा तो आपको उस पर सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये देश को बर्बाद करके नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, इंडियन ट्रंप नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल देश को तबाही की तरफ ले गए। ऊंची ऊंची बात करते हैं। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट को बदलाव का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही विकास को आगे बढ़ाने वाला, ईमानदार भारत मजबूत करने वाला,
टैक्स पे कितना इंसेंटिव दिया गया आपने देखा होगा। और जो कानून का दुरुपयोग करके भागते हैं कानून से, उनकी संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान है। ग्रामीण इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, और उसी में जो डिजिटल पुश दिया गया है, 65,000 रूरल बैंक जो हैं वहां उनको बाकायदा कंप्यूटराइज करना, वहां कोर बैंकिंग की फैसिलिटी करना, डिजी गांव की योजना और पूरे डिजिटल पेमेंट को आगे बढ़ाना, ये सब देश के बदलाव का संकेत है कि एक ईमानदार भारत बना। और यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बजट में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की तैयारी बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्री से एक्सक्लूसिव बात प्रकाश जावड़ेकर के साथ इस ब्रेक के बाद। और बजट में कौशल इंडिया को चमकाने में भी दिखी कोशिशें। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी से होगी बातचीत आगे। बजट में वित्त मंत्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। क्या है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इस पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से विस्तार में बातचीत की। जावड़ेकर साहब, आपका सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी सीएनबीसी आवाज में आना बड़ा पसंद आता है जी। और अब क्योंकि आज का जो बजट जब हमने सुना, तो बजट की शुरुआत में जो शब्द मुझे याद हैं वो हैं गांव, गरीब, नौजवान, रोजगार, महिला, बुजुर्ग। और उसके बाद एक कुछ चीजें हैं जो आपके मंत्रालय संबंधित आई हैं जिनमें थोड़ी सी सफाई की जरूरत है। अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जिक्र हुआ है। ये किस तरह काम करेगी, क्या थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे अभी, या कुछ समय चाहिए? ये मैं बता रहा हूं। ऐसा है, अभी नेट, सेट, बाकी जेई, बाकी सारी इतनी परीक्षाएं होती है कि अब सीबीएसई जिसके पास 18,000 स्कूल्स है, वो देखने के बजाय वो एक परीक्षा का केंद्र बन गया। नीट भी है तो सीबीएसई ने करना है सब। तो बहुत सारी एडमिशन, प्रवेश परीक्षाएं और एग्जिट एग्जाम की भी अभी शुरुआत होगी अनेक जगह। तो ये सारी परीक्षाओं का संचालन करने के लिए अलग से केंद्र बने, वो नेशनल टेस्टिंग सेंटर है। क्या ये 12वीं कक्षा से जो परीक्षाएं होती हैं वहीं लागू होता है, या उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ही जाएगा? ये जहां तक भी जाएगा, केवल एंट्रेंस एग्जाम होगी। जैसे मैंने कहा, कल किसी में एग्जिट एग्जाम भी शुरू होगी तो वो भी उसी मार्फत होगा। आज सीबीएसई विभिन्न 12 प्रकार की परीक्षाएं करता है, एआईसीटी विभिन्न 4 प्रकार की परीक्षाएं करता है, आईआईटी काउंसिल 2 प्रकार की इम्तिहान करता है। तो ये जो अलग अलग संस्था परीक्षाओं का काम करने लगी है, उसके जगह ये सारी एंट्री और एग्जिट एग्जाम जहां भी होंगे वो सारी एक एजेंसी करे, इसकी ये शुरुआत है। क्या हम ये माने कि आगे चल के जो स्कूल के और कॉलेज के इम्तिहान होते हैं बोर्ड लेवल के, कम से कम वो भी सारे एक साथ हो जाएंगे? यानी ये भेद खत्म होगा कि मैं इस बोर्ड से अपने बोर्ड करेंगे? अच्छा, तो वो बोर्ड के इम्तिहान होते रहेंगे। जब आप एग्जिट एग्जाम कह रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। ऐसा है, अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स है वो नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं एग्जिट एग्जाम मैंने, जिनमें परीक्षा के बाद भी कुछ जगह एग्जिट एग्जाम की चर्चा शुरू हुई है। तो एग्जिट एग्जाम करनी होगी तो भी, या एंट्रेंस एग्जाम जो अभी चल रहे हैं और भी नए आएंगे, इस सब में ये करने के लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी का ये निर्माण है। ये सरकारी नौकरियों के लिए रजिस्ट्रेशन और 2 लेवल की परीक्षा का एक जिक्र है, ये क्या है? नहीं, ये 2 लेवल की परीक्षा जो है वही वो है कि जिसमें एंट्रेंस का और एग्जिट का और जो नौकरी के लिए परीक्षाएं होती है, हमने पोस्ट 3 और 4 में तो खत्म कर दिया है, लेकिन ये जो है संकल्प की, इसको और नए सिरे से हम तैयार भी कर रहे हैं। तो ये इसका उल्लेख है। कुल मिला के गुणवत्ता में सुधार ये मुख्य थीम है। इस बार बजट में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी कई तरह के ऐलान हुए हैं, लेकिन क्या ये बजट युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायक होगा? इस पर कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या ने।
स्किल के बारे में बहुत सारी बात आज वित्त मंत्री जी ने कही है, कई योजनाएं सामने रखी गई हैं। सबसे अहम जो मैं देख रहा था कि 60 जिलों से बढ़ाकर 600 जिलों पे अब जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप पहुंचाने जा रहे हैं, ये क्या इसी साल में मुमकिन होगा या इसके लिए एक थोड़ा लंबा रोड मैप है? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र वो केंद्र हैं जहां शॉर्ट टर्म स्किलिंग का काम हो, और ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां से पास होने वाले बच्चे शॉर्ट टर्म स्किलिंग के बाद उन्हें रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। और इस काम के लिए हम लोगों ने शुरुआती तौर पर अभी 68 जिलाओं में, संसदीय क्षेत्रों में हम लोगों ने इस प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की स्थापना की है, और अगले वर्ष मार्च तक हम अनुमानतः लगभग 450 जिलाओं में इस काम को हम पूरा कर देंगे। जी, तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र ये एक योजना है जो आपने बताया कि 600 जिलों तक अब पहुंचेगी। इसके बाद संकल्प और स्ट्राइव, ये दो और प्रोग्राम्स हैं जिनकी चर्चा बजट में की गई है। संकल्प के लिए 4000 करोड़ का, स्ट्राइव के लिए 2200 करोड़ का बजट भी देने की बात वित्त मंत्री जी ने कही है। तो ये किस तरह से अलग होंगे और क्या करेंगे? इस बार के बजट में दो नई योजनाएं, संकल्प और स्ट्राइव, जो वर्ल्ड बैंक से हमारे पास ये योजना दी जा रही है, भारत की सरकार की गारंटी पर ये पैसा मिल रहा है। ये राज्यों को भी अपने साथ हमें लेके चलना है, और राज्यों को साथ लेकर चलने के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर था पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, हमने योजनाएं बना दी थी, योजनाओं को चला रहे थे, लेकिन बड़े ढांचे में डालकर जिससे राज्य भी हमारे साथ चल सके, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में राज्यों की पार्टनरशिप। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती है ट्रेनर्स का। हम शिक्षा के लिए तो BA B.Ed से शिक्षित ले लेते हैं, इसमें तकनीकी प्राप्त लोगों की जरूरत होती है ट्रेनिंग, तो ट्रेनर्स का प्रावधान, ट्रेनर्स और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का प्रावधान, जो राज्यों के पास पूरी व्यवस्था हो, स्ट्रक्चर हो, हमारे NSQF से अलाइनमेंट हो, उसकी व्यवस्था। विदेशों में रहने वाले, विदेशों में जो नौकरियां हैं, इसके लिए भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो भारत की सरकार के स्तर पर हो, और दुनिया भर में बड़े जॉब्स की जरूरत है, और उसके लिए भी इंटरनेशनल और ओवरसीज सेंटर्स के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें कई सारे और कंपोनेंट्स जोड़े हैं, जिसके आधार पर हम इस पूरी योजना को बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। तो संकल्प में और स्ट्राइव में जो एंटरप्रेन्योरशिप का है, जो उद्यमिता को है, उसे जोड़ना है। जो ITIs हैं, ITIs में जो बच्चे जाते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ने के लिए, ताकि हो सकता है वो स्वयं रोजगार, नौकरी ना ले, बल्कि अपने आप को उद्यमिता की तरफ बढ़ा सके। ये पूरा पैकेज इन दो दिशाओं में है। यहाँ रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बजट से हुआ बाजार बाग, और इस पर क्या कहते हैं बाजार और कॉर्पोरेट के दिग्गज, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से आज बाजार बाग हो उठा। सेंसेक्स ने करीब 500 पॉइंट की तेजी के साथ बजट को सलामी दी, तो निफ्टी ने भी 8700 के पार जाकर ऐसा ही किया। IT और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स में जोरदार तेजी रही। इस पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। अनिल जी, बाजार ने बजट को इतना पसंद क्यों किया? 5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से भारतीय बाजार में आज बजट के बाद शानदार तेजी बनती हुई दिखी। सबसे पहले तो वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2% पर इस साल के लिए, और अगले साल के लिए जो टारगेट था 3% का वित्त मंत्री ने उसे कायम रखा। ये बाजार को पसंद आया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा डर जो था कैपिटल गेन्स के साथ छेड़छाड़ का, कहीं कुछ बढ़ न जाए, कहीं लॉन्ग टर्म पर लग न जाए, और वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो राहत मिली। साथ ही राहत मिली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, खासतौर से वो फंड जो अपने फंड का 50% से ज्यादा हिस्सा हिंदुस्तान में निवेश करते हैं, उनके लिए टैक्स की तलवार लटकी हुई थी। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया ऐसा वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। क्लैरिफिकेशन और FIs खुश हुए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए किसी तरह की कोई बुरी खबर नहीं, न तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम UBI आई, न ही फार्म लोन वेवर आया, बल्कि जो NPA की प्रोविजनिंग ये करते हैं उस पर डिडक्शन भी 1% और बढ़ाकर 8.5% कर दिया, और बैंक शेयरों ने आज की तेजी को लीड किया। अफोर्डेबल हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस ये ग्रोथ को लौटाएगा। इस
आश्वासन के बाद भी बाजार में तेजी बनती हुई दिखी और तेजी दिखी सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार उछाल के साथ आज दोनों इंडेक्स बंद हुए। लगभग 500 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में बनती हुई दिखी, लेकिन तेजी सिर्फ दिग्गजों में नहीं थी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे और बाजार में बढ़ने वाले शेयरों की तादाद लगभग 3 गुना ज्यादा थी कमजोर शेयरों के मुकाबले में, यानी कि मार्केट ब्रेथ काफी बेहतर। बैंकिंग शेयरों ने आज की तेजी को लीड किया। बैंक निफ्टी खासतौर से बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI जैसे दिग्गज काफी दमदार तेजी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस के चलते रियल एस्टेट शेयरों में काफी बड़ी तेजी बनती हुई दिखी। कुछ और सेक्टर्स खासतौर से ऑटो यहां पर तेज रफ्तार नजर आई। मारुति अच्छे आंकड़ों के दम पर ये नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। आयशर मोटर्स ने अच्छे रिजल्ट पेश किए, यहां तेजी बनती हुई दिखी और सिगरेट पर ड्यूटी सिर्फ 6% बढ़ाई और इसका फायदा मिला ITC को। दमदार उछाल के साथ ये शेयर बंद हुआ, लेकिन हाँ, अमेरिका के डर से अब भी IT शेयरों पर आज दबाव बरकरार रहा। TCS, इन्फी जैसे दिग्गज कमजोर बंद हुए। फार्मा शेयरों में औरोबिंदो फार्मा और सन फार्मा में अब ट्रंप साहब का निशाना दुनिया भर की फार्मा कंपनियों पर इस खबर के बाद वहां पर नुकसान दिखा, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए बजट के बाद एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। शुक्रिया इस पूरी समझाइश के लिए अनिल जी। हम आगे बढ़ते हैं। बजट 2017 के बजट के बाद हमने देखा कि बाजार ने इसे सलामी दी है, शानदार तेजी के साथ इसका स्वागत किया और बाजार के दिग्गजों ने भी इस बार के बजट की जमकर तारीफ की है। ओवरऑल जैसे काफी जो एक बाजार में चर्चा थी वही कि कैपिटल गेन से एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि कैपिटल मार्केट से ज्यादा टैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो लोगों को लग रहा था कैपिटल गेन्स एबुलिश हो सकता है कि ड्यूरेशन कम हो सकता है या इवन सर्विस टैक्स का भी जो बढ़ने का एक असर था वो है। फिर ओवरऑल टैक्स रेट भी नहीं बढ़े हैं, सो आई विश कॉर्पोरेट टैक्स ओवरऑल टैक्स कम हो जाता जैसा प्रॉमिस किया है, लेकिन आई थिंक कंस्ट्रेंट है डेफिनेटली फिस्कल डिसिप्लिन के लिए। ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। जो सर्कमस्टांसेस थे, ग्लोबल सिचुएशन और लोकल सिचुएशन जो थी उसको दरमियान उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। आप पहली बार देखेंगे कि 3 जो अहम मार्केट्स हैं हमारे कैपिटल मार्केट में, जो इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट, ये पहली बार तीनों के तीनों मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किए हैं। इक्विटी मार्केट ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गई हैं और रुपये स्ट्रेंथन हुआ है। इसका मतलब है कि तीनों मार्केट को बजट बहुत पसंद आया। जब भी कोई नए शेयर लिस्टेड होते हैं PSU के, उसमें काफी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होती है। आप जाके पुरानी हिस्ट्री देखिए, एट द प्राइसेस द PSUs वर लिस्टेड एंड द प्राइसेस दे अचीव्ड 5 years later और 10 years later। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टरों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है टू बाई अनदर क्वालिटी PSUs दैट विल बी लिस्टेड। इंडस्ट्री भी इस बार के बजट से खासी खुश है। CNBC आवाज से बातचीत में इंडस्ट्री के दिग्गजों ने बजट को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कहा। उन्होंने अपना जो प्लान है इस सरकार का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, इकोनॉमी को बढ़ाने का, उसको चालू रखा। खर्चा बढ़ाते हुए भी फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। उन्होंने 3% के बजाय 3.2% तक फिस्कल डेफिसिट मेंटेन किया, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, उन्होंने सब जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर करीबन 24% बढ़ाया है। ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की कम है। इस वक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ना जरूरी था। एक तरह से मार्केट्स के लिए बहुत ही कंफर्टिंग फैक्टर था कि कुछ चेंज नहीं किया गया जो कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द इक्विटी मार्केट्स, जो थोड़ा सा एक इशू था मार्केट्स के दिमाग में। सो आई वुड एक्चुअली से दैट मैं कुछ इतना ज्यादा मैं मिसिंग नहीं देख पा रही हूँ। मैं इनफैक्ट ये देख पा रही हूँ कि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव बजट है। There was a fear that this budget, because of pending elections, could become a populist budget and do things that are meant more for votes. And I couldn't see a single thing that was specifically aimed at looking at the upcoming state elections. So these are the two things that stand out to me as something that I appreciate from this budget. तो ये थी इंडस्ट्री की राय और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे बजट बनाने वाली टीम से। पर ध्यान,
वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है और ऐसा कहना है बजट पर मोदी के मंत्रियों का। पूरा बजट का एक्सपेंडिचर 21.5 लाख करोड़ का रखा, जो बिना कोई कर लगाए पिछले के मुकाबले में करीब 1.25 लाख करोड़ ज्यादा है। बिना कोई कर लगाए इसके विपरीत हमने इसमें एमएसएमई के लिए और छोटे करदाताओं के लिए टैक्स में रिबेट भी दी और हर वर्ग को हमने राहत पहुंचाने का काम किया। वित्त मंत्री ने पूरा समर्थन दिया इन योजनाओं को। इस वर्ष भी देखें तो रिवाइज बजट एस्टिमेट और इस साल के बजट में ऊर्जा क्षेत्र को 33% वृद्धि मिली, कोयला क्षेत्र को 34% वृद्धि मिली। हमारी कोशिश है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उसकी कैपेसिटी को हम लोग अगले 10-15 सालों में 3 गुना करें और उसको करने के लिए हमारा अनुमान है कि 2.5 से 3 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो बजट कितनी बदल पाएगा देश की तस्वीर? क्या इससे नोटबंदी के जख्म भर पाएंगे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने बात की आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास और रेवेन्यू सचिव हसमुख अढ़िया से। तो नोटबंदी के बाद जो एक परसेप्शन बना कि लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है और लोग कष्ट झेलने को तैयार हैं, उनको लगा कि आगे चलकर हमें तो फायदा होगा जी, और बजट फायदा देने का एक बड़ा मौका था। आपको लगता है कि उस मौके का पूरा हमने भरपूर इस्तेमाल किया या फिर थोड़ी सी कंजूसी की आपने? देखिए, बजट में अगर आप देखेंगे पूरा ओवरऑल पिक्चर आप बजट के लेंगे तो देखेंगे सारे सेक्टर्स जो है इकोनॉमी को, सारे सेक्टर्स को जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस किया गया है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, रूरल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या आपका जो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हाउसिंग सेक्टर, सारे सेक्टर्स को एड्रेस किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो बजट का जो फायदा मतलब हमारे देश को और इकोनॉमी को मिलेगा वो ये है कि आज जो लूज कैश मतलब बाहर सर्कुलेट हो रहे थे, वो लूज कैश जो बाहर मतलब आइडल कैश जो थे वो बिल्कुल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गए हैं, बैंकिंग सिस्टम में आ गए हैं। जो बजट स्पीच हमने देखा, बजट स्पीच में कई बार वित्त मंत्री ये कहते हुए पाए गए कि आप एनेक्शर में देख लीजिए, तो लोगों के मन में कई सारी शंकाएं पैदा हो गई कि आखिर एनेक्शर में क्या, कौन सी छुपी हुई बातें हैं। आपके हिसाब से कौन सी छुपी हुई बात है जिस पर हम लोग तक की नजर भी अभी नहीं पड़ी है? हाउस के मामले में जो हम डिडक्शन दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट का 2 लाख तक का डिडक्शन मिल रहा है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो बैंक की लोन लेके अपना घर बनाए तो अप टू 2 लाख वो अपना इंटरेस्ट के सामने सेट ऑफ कर सकता है, उतना उसका इनकम टैक्स कम आ जाएगा। इसमें अगर आप खुद के घर में रह रहे हैं तो 2 लाख रुपए का एक लिमिट है। दूसरे के घर में आप मान लो आपने रेंट पे दिया है घर, मान लो आपका एक घर अपना है जिसमें आप रह रहे हैं, आपने दूसरा घर खरीदा लोन लेके और पहला घर के ऊपर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, फ्री हो गया है। अब दूसरा घर खरीदा तो आपको उसमें से रेंट पे देते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है माइनस द रेंट, तो जो आपका हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है वो पूरा का पूरा आपको माइनस मिल रहा था। उसमें कोई 2 लाख की लिमिट नहीं थी। इस बार हमने ये किया है कि उस पर भी हमने 2 लाख रुपए की लिमिट लगा दी है। हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ ये किया है कि हमने ये कहा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लिस्टेड सिक्योरिटी पे जो एसटीटी पेड स्टॉक पे बेनिफिट मिल रहा है वो लेना है, तो जो खरीद करने के टाइम भी एसटीटी पेड शेयर होना चाहिए। या तो एसटीटी पेड शेयर खरीद करने के टाइम हो, या तो फिर आईपीओ में आपको शेयर मिला होना चाहिए, या आपको एफपीओ में शेयर मिला होना चाहिए, या बोनस शेयर के रूप में आपको मिला होना चाहिए। इस तरह का अगर है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप अपनी खुद की कंपनी बना दे, एक खोखा कंपनी बना दे, और इसमें आप निवेश करके उसकी वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ा के फिर उसको लिस्ट करके आप अगर कैपिटल गेन का बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे तो वो अब नहीं मिलेगा। वो लूपहोल को प्लग किया है उसमें। बजट में सर्विस टैक्स में क्यों कटौती नहीं की गई? इनकम टैक्स में कटौती का आम लोगों को कितना फायदा होगा और क्या इससे पहले मिलने वाली रिबेट का फायदा खत्म हो जाएगा? इन चीजों को हमने सीबीएसई चेयरमैन नजीब शाह और सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा से समझने की कोशिश की। आपने पहले स्लैब वाले को राहत तो दी, 5% से 10% से घटा के 5% कर दिया, लेकिन उसमें आप एक राहत को मुझे लगता है आपने छीन लिया, बताया नहीं वैसे बजट भाषण में। वो ये था सेक्शन 87A, जिसमें आप 5,000 के रिबेट दिया करते थे, वो जारी रहेगा कि जारी नहीं रहेगा?
हाँ, वो जारी रहेगा। अच्छा। और 2.5 लाख रुपए तक तो आपको मालूम ही है कि टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इसमें जो तो 3 लाख रुपए तक के जो इनकम वाला है उसको हम 87A की धारा में फिर 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट देंगे। तो 3 लाख तक, तो 3 लाख रुपए तक को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अच्छा, पहले ये 5 लाख वाले तक था? नहीं, पहले भी ये यही पोजीशन थी। हाँ। अब इसको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले हमारा टैक्स रेट जो था 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% का था। अब ये टैक्स रेट हमने 5% कर दिया, जो सबसे ही कम है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए तक का टैक्स रेट 20% पहले भी था और आज भी है। उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, तो जो ये इनकम है तो 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स आपका पहले 2.5 लाख में लगाते तो 25,000 रुपया टैक्स होता, वो 12,500 रुपया हो गया। तो 12,500 प्लस वहां से उस बेस को आप कैलकुलेट करें। हाँ, तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 12,500 रुपए का फायदा तो अवश्य ही है। एक सवाल आपसे पूछूंगा, जब हम इनकम टैक्स में रियायत की बात कर रहे थे तो मुझे हम लोग ये ऐड करने लगा रहे थे, कुछ झटके भी लगेंगे लोगों को, क्योंकि डर था जीएसटी लागू हो रहा है, तो जीएसटी लागू होने के बाद कई सारी चीजों पर टैक्स की दरें अचानक से बढ़ जाएंगी। जैसे सर्विस टैक्स आमतौर पर कहा जा रहा है 18% तक चला जाएगा, तो सरकार शायद धीरे धीरे इसकी शुरुआत करेगी अभी से ही, और थोड़ा नजदीक जाते हुए दिखेगी तो आधे % 1% की बढ़ोतरी कर सकती थी। तो क्या आपने बजट को पॉपुलिस्ट बनाने के चक्कर में सर्विस टैक्स नहीं छुआ, या फिर सर्विस टैक्स पर विचार ही नहीं किया? खैर, कोई इरादा नहीं था पॉपुलिस्ट बनाने का, क्योंकि जीएसटी लागू होने वाला है हाल में ही, और जीएसटी काउंसिल को देना चाहिए ये सारे डिसीजंस। इसलिए हम लोग बजट में नहीं सोचे कि ये सही समय रहेगा सर्विस टैक्स पर कोई इंक्रीज या डिक्रीज करने की रेट। उम्मीदों के विपरीत बैड बैंक का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने पीएसयू की समयबद्ध ढंग से लिस्टिंग की बात जरूर कही है। इन दोनों सवालों पर हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने बात की बैंकिंग सचिव अंजलि दुग्गल और दीपम सचिव नीरज गुप्ता से। देखते हैं बैड बैंक पर बैंकिंग सचिव का क्या कहना है। इसी साल में जब हमने सर्फेसी एक्ट को अमेंड किया, जब उसमें बदलाव लेकर आए, तो एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो कि प्राइवेट सेक्टर के एक तरह से बैड बैंक कहे जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता बहुत खोल दिया गया, जिसमें वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से ला सकते हैं, जहां पर मेजॉरिटी स्टेक रख सकते हैं, जहां पे पैसा अपना कैपिटल उठाने के लिए। और आज जो फैसला हुआ है, जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है बजट में, सिक्योरिटी रिसीट्स की ट्रेडेबिलिटी जो है उसको लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, इस तरह के बहुत सारे फैसले जो हैं, उससे ये एक स्पेस है, एक काम करने का जो है खोल दिया गया है रास्ता। तो उसके रहते हुए अगर जरूरत लगी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भी एक एआरसी करने की जरूरत है, तो वो उसके बारे में कल इकोनॉमिक सर्वे में बात जरूर। लेकिन विकल्प खुला हुआ आपकी तरफ से भी? विकल्प सरकार अपने सामने कोई बंद नहीं करती है। जिस तरह से जरूरत होगी सेक्टर की, जिस तरह से सिचुएशन अराइज करेगी, उसके हिसाब से फैसला जो है सरकार ने एक और फैसला लिया बड़ा अच्छा सा, कि जितने भी सरकारी कंपनियां उनको या तो हम डाइवेस्ट करेंगे या फिर शेयर बाजार में लिस्ट करेंगे। और एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो है कि सर्टेन टाइम फ्रेम में, टाइम बाउंड रहेगा ये। तो मुझे ये लगता था कि शेयर बाजार में कब किस कंपनी को लिस्ट करना है, इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर बाजार की हालत क्या है, स्थिरता कितनी ज्यादा है। अगर हम समयबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको लगता है कि उतना फायदा मिलेगा जितना फायदा मिलना चाहिए? देखिए, प्रश्न ये है कि लिस्टिंग करने की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के बहुत से पहलू तो आंतरिक हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा ये निर्णय नहीं कि कब लिस्ट करना है, इस वजह से डिले होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिग साइज कंपनी है, तो लिस्टिंग बहुत आवश्यक है। उसकी वैल्यू अनलॉक तभी हो पाएगी, उसे मार्केट में एक्सेस तभी मिल पाएगी, पब्लिक में शेयर होल्डिंग तभी जाएगी। उस दृष्टि से हमें जो आंतरिक प्रोसेस है उसे एक टाइम बाउंड तरीके से कर लेना चाहिए। जहां तक ट्रांजैक्शन करने की बात है, वो निश्चित ही बजट की, निश्चित ही कैपिटल मार्केट की जो एक अनसर्टेनिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए राइट टाइम पे ही करना पड़ेगा। टाइम बाउंड का मतलब क्या माना जाए? अगले कारोबारी साल में कितने पीएसयू को हम लिस्ट करा लेंगे, क्या ये माना जाए? देखिए, ये तो निर्णय इसको देखने के बाद करना पड़ेगा कि कितने पीएसयू इस योग्य हैं कि इनको लिस्ट कराया जाए। आगे बढ़ते हैं। बजट की बारीकी में जाने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आपके काम की कौन सी चीजें महंगी हुई है और कौन सी सस्ती। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी शिवानी घरत। शिवानी, सबसे पहले तो ये बताइए कि महंगा क्या हुआ है?
हर साल यूनियन बजट को लेकर हम सभी की यही चिंता होती है कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन सी चीजें महंगी हुई है। सबसे पहले महंगे से शुरुआत करते हैं तो सारे टोबैको रिलेटेड आइटम, सिगरेट, पान मसाला, सिगार, टोबैको ओवरऑल महंगा हुआ है। और टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, 12% की गई है। पेपर रोल, बीड़ी पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। साथ ही जो पान मसाला है उस पर एक्साइज ड्यूटी 6% से 9% की गई है। एलईडी लैंप महंगे हुए हैं। रोस्टेड काजू पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, वो पहले 30% थी, अब 45% हुई है। साथ ही एल्यूमिनियम, पॉलीमर टेप, चांदी के सिक्के और चांदी के मेडल्स भी महंगे हुए हैं और मोबाइल फोन्स भी महंगे हुए हैं। तो शिवानी, ये तो बात हो गई महंगे की, अब ये बताइए कि सस्ता क्या हुआ है? कई सारी चीजें हैं जो सस्ती भी हुई है। सबसे पहले ई-रेल, अगर आप IRCTC से टिकट बुकिंग करते हैं तो उस पर जो सर्विस चार्ज लगता है वो हटाया गया है। तो आपकी ओवरऑल IRCTC से बुकिंग की गई टिकट्स काफी सस्ती होंगी, रेल टिकट सस्ती होंगी। LNG सस्ता हुआ है। सोलर पैनल, बैटरी वाले जनरेटर्स, विंड पावर वाले जनरेटर, चमड़े के सामान यानी लेदर गुड्स, आपके बेल्ट, जूते सभी सस्ते हुए हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन सस्ती हुई है और ग्रुप इंश्योरेंस सस्ते हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि बजट में आम आदमी के लिहाज से क्या क्या निकल कर आया है, क्या चीजें महंगी हुई है, सस्ती हुई है। राइट। और जहां तक नीतियों की बात है, कहां पर ले जाएगा ये बजट देश को और देश की जनता को, और नोटबंदी से कितनी राहत यहां पर आई है, तो ये सारी बातें आज हमने आपसे की। लेकिन इस बजट बुलेटिन को अब यहीं करेंगे समाप्त। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।